नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आमतौर पर जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का झगड़ा, विवाद, चर्चाएं चलती रहती है। जुडिशरी वर्सेस जो लेजिस्लेटिव है यानी सरकार है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बीच भी तमाम तरीके के विवाद भी चलते रहते हैं और फिर कहा जाता है कि ये सब कुछ रूटीन अफेयर है। उत्तर प्रदेश आजकल चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश में अभी एक बड़ा मसला हुआ। संभल को आप जानते हैं। संभल काफी समय से गर्म गर्म भी है, उबला हुआ भी है, सेंसिटिव जिला भी हो गया है। पिछले दिनों वहां पर काफी हंगामा हुआ, गोलीबारी भी हुई, एक आदमी की मौत भी हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद संभल के जो सीजेएम साहब हैं, उन्होंने एक आदेश दिया और उस आदेश में कहा गया कि वहां के जो फॉर्मर सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर जो आजकल एएसपी हो गए, वो और एक और ऑफिसर कोतवाली थाना इंचार्ज और उसके अलावा कुछ पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हुई। जाहिर था कि ये उम्मीद की जा सकती है कि सीजेएम साहब ने कहा है तो एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन वहां के जो और आला अफसर हैं, एसपी साहब, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस मसले के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। ये भी एक नई बात है, लेकिन बात यहां तक होती तो भी ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि जो सीजेएम साहब थे, ब्रहांशु सुधीर, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 11 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया और बताया गया, हाईकोर्ट ने जो 14 ऑफिसर्स की लिस्ट जारी की ट्रांसफर्स की, उसमें बताया गया कि एक रूटीन ट्रांसफर है। लेकिन इसको लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, राजनीति बड़ी गरमाई हुई है कि भाई आपने जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा था, उसके बदले में इन ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया है। ऑफिसर जो हैं सुधीर साहब, उनका 1 साल में बताया गया तीसरी बार तबादला हुआ और 13 साल में 16 बार तबादला हुआ है। यानी वो 1 साल में एक जगह पर एक बार नहीं रहे। लेकिन क्या ये मसला सिर्फ विभांशु सुधीर का है, या जो सीओ हैं अनुज चौधरी उनका है, या सरकार का है? बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मिली हुई हैं। इस सारे जाल को, इस सारी चीजों को समझने के लिए हमने तकलीफ दी है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब। अंसारी साहब का बहुत लंबा जुडिशरी का अनुभव है, पूरा ह्यूमन राइट्स का है, लॉ को वो बहुत बारीकी से समझते हैं, सरकारों को उन्होंने देखा है। अंसारी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। महत्वपूर्ण मसला है तो हमने कहा कि आपसे ही समझा जा सकता है। हम उतना जुडिशरी को समझते नहीं, एग्जीक्यूटिव को भी नहीं समझते। ये जो पहले तो मसला समझाइए कि क्या जो आदेश दिया सीजेएम ने, उसके खिलाफ एसपी को उस आदेश को नहीं मानना चाहिए और कोर्ट में जाने की बात की जानी चाहिए, और इसका क्या मायने है? तो आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ। तो ऐसा है कि जहां तक सीजीएम साहब का ऑर्डर था, उसका कंप्लायंस ऑर्डिनरीली होना चाहिए था, लेकिन पुलिस को ये हक जरूर है कि वो हाई कोर्ट जाए और उसको चैलेंज करे। कहाँ तक या सेशन जज के सामने जाए और उसमें चैलेंज करे, कहाँ तक सक्सेसफुल होगा वो बड़ी दूसरी बात है। जो ग्राउंड उन्होंने दिया है कि हम क्यों जाना चाहते हैं, वो ये है कि इसमें पहले इंक्वायरी हो चुका है और उस इंक्वायरी के मुताबिक देयर इज नो केस अगेंस्ट दी पुलिस ऑफिसर्स। इसलिए जो है एफआईआर जरूरत नहीं है। रजिस्टर करने का कोई मतलब नहीं होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर पर यह गलत है, क्योंकि कानून में दो तरह के प्रोसीजर दिए हुए हैं किसी भी इंडियन को। आप जो है एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए वो आगे बढ़ेगा। दूसरा ये है कि आप कोर्ट के पास जाएं, और अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है एफआईआर रजिस्टर करने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, तो उस पर भी हो सकता है। ये इसलिए भी है जरूरी ये प्रोविजन कि बहुत वक्त ये देखा जाता है कि पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहती। उस टाइम में सीजीएम के पास जो पावर दिया हुआ है, उस पावर के अंदर में जो है वो एफआईआर रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है उसी हिसाब से होता है जैसे पुलिस केस का होता है। और उसके बाद अगर
उसमें ये कोई चार्जशीट बन गया तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है, तो नहीं भी बड़ा चार्जशीट तो भी कोर्ट को पावर है कि वो कॉग्निजेंस लेके केस को आगे बढ़ाए, ये है। नहीं, लेकिन ऐसी जहां आवश्यकता क्यों पड़ी है सर? आपने भी कहा, वैसे ही आम आदमी के लिए तो माना ही जाता है कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। कोई भी थाना, वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, देश के किसी भी हिस्से में बहुत मुश्किल काम हो गया एफआईआर दर्ज कराना, एक तो। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद या सीजेएम के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो, ये क्या कोई गंभीर मसला नहीं है? एफआईआर तो रजिस्टर होना ही चाहिए, और हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां देखते हैं क्या होता है। त्रिवेदी साहब, जो प्रॉब्लम हम लोगों की जुडिशरी में आ रहा है वो डिले का है। कुछ डिले जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, कुछ डिले जिसको कोर्ट कर रहा है। आप समझ लीजिए जैसे कि हम हैं अभी एसआईआर के ऊपर में, देखते देखते बिहार का इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब दूसरे स्टेट में हो सकता है वहां भी रिजल्ट आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। जो इश्यू आपने उठाया उसको एड्रेस कीजिए, उसको खत्म कीजिए। यही हम ऑफिसर्स का हाल देख रहे हैं आपको, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर में जी, या घर के को करेंसी का जो करेंसी मिला, उसका एलिगेशन है। एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने कुछ बोल दिया था, बोल दिया माइनॉरिटीज से खिलाफ, यस, उसका भी कुछ नहीं है। ये डिस्टर्बिंग है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया, जो अब देखने में आया, कल मैं नोटिस कर रहा था कि काफी सारा जो है वो एजिटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर जिसने ये ऑर्डर दिया था उसका ट्रांसफर हो गया जी, और इसको रूटीन ट्रांसफर बोला जा रहा है, जो देखने में तो नहीं लगता रूटीन, क्योंकि सर एक बात, जुडिशरी जो हमेशा दूसरों से ट्रांसपेरेंसी मांगती है। सरकार को हमेशा बोलती है ट्रांसपेरेंट रहो, हर एक को बोलता है ट्रांसपेरेंट रहो, तो खुद आपको भी तो ट्रांसपेरेंट होना होगा ना। आपको तो बताना होगा कि आपने क्यों ट्रांसफर किया है एक ऐसे आदमी को जो इस सिचुएशन का है। क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट को नहीं मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो रजिस्ट्रार का काम ही यही है कि को हाई चीफ जस्टिस को बताए। हाई कोर्ट, ये ड्यूटी जो चीफ जस्टिस होता है उसके पास रोजाना का रिपोर्ट जो है जुडिशरी का, कहीं भी कुछ आ जाए वो उनके सामने पेश किया जाता है। ये पेपर में आ चुका था, इसको उनके सामने लाना चाहिए था, नहीं लाए थे उस टाइम में। तो जब दोबारा जब ये हो गया और बाद में ये बात समझ ली, अगर चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया गया तो भी चीफ जस्टिस को ये होना चाहिए कि हम इस पर क्या एक्सप्लेनेशन, लोगों को क्या बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को तो यही लगेगा कि इसने ऑर्डर दिया था एफआईआर करने के लिए, ऑफिसर ने, जुडिशियल ऑफिसर ने, और उसको इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया गया और ऐसे ऑफिसर को लाया गया जो सरकार के फेवर का है या पार्टीज के फेवर का है। जी। लेकिन सर, आप तो सीजे रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में भी, असम कोर्ट में भी आपने बड़ा लंबा समय तक काम किया है। ये एक भाषा मुझे समझ में नहीं आती, ये रूटीन अफेयर जो है अचानक क्यों होता है? 14 लोगों के ट्रांसफर हुए, उसमें वो सीजेएम को भी शामिल कर लिया गया, और आप कहेंगे कि ये रूटीन अफेयर है। ऐसे ही कभी कोई अपराधी ने या किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया है किसी समाज के खिलाफ, या कुछ और घटना हो गई है, तो रूटीन अफेयर में बुलडोजर चल जाती है। ये रूटीन अफेयर होता क्या है? अफेयर तो आप समझ ही रहे हैं, जो नॉर्मली होता है। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर नॉर्मल है तो ये रूटीन अफेयर है, और ये ट्रांसफर अगर नॉर्मल नहीं है तो ये रूटीन अफेयर नहीं है। रूटीन अफेयर बाकी जजों या जुडिशियल ऑफिसर्स का हो सकता है उनमें से बहुतों का 3 साल हो गया होगा, जो जो नॉर्मल टेन्योर एक जुडिशियल ऑफिसर का होता है, या कुछ ऐसी दूसरी चीजें होती है, क्योंकि बहुत सी सर्विस में कंटिजेंसी होती है जहाँ एक ऑफिसर को एक जगह के बजाय दूसरी जगह में होना चाहिए, ऐसा सोचता है हाई कोर्ट, वो ट्रांसफर हो सकता है, वो भी रूटीन ही है। तो एक साल में 3 लेकिन बार आपको रूटीन ट्रांसफर करना पड़ता है एक ऑफिसर का, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। और ये 13 तो साल हाई में 16 बार ट्रांसफर हो,
या तो ऑफिसर ही गड़बड़ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, या तो ऑफिसर गड़बड़ है या हाई यस। कोर्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो हाई कोर्ट कंट्रोल करना चाहती है, वो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस मामले में जो उसने किया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ग्राउंड रिपोर्ट ट्रांसफर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप तो इट इज ए पनिशमेंट, और ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत सटल लॉ है कि कोई भी ट्रांसफर आपको प्यूनिटिव मेजर में नहीं दे सकते आप, कि मुझे इसको पनिश करना है तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। ये नहीं कर इस सकते। पोजीशन पे उनको भेजा गया है सीनियर जज के तौर पे, क्या वो डिमोशन के तौर पर है? मैंने पढ़ा कुछ कि वो डिमोशन जैसा भी माना जाता ये फर्क ये है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स काफी होते हैं, क्योंकि पूरा जिला का मजिस्ट्रेसी को वो देखता है। जो सीनियर डिवीजन सिविल जज हैं, वो सिविल मामले को देख सकते हैं, उनके पास में वो पावर्स नहीं होते हैं जो सीजीएम के पास में होते हैं। रैंक दोनों का एक है, इम्पोर्टेंस हो सकता है किसी जिला में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ज्यादा, और नॉर्मली होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का इम्पोर्टेंस ज्यादा सिविल जज के मुकाबले। है। तो सर ये जैसा आपने डिमोशन, जी, मैं जी डिमोशन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि रैंक दोनों का एक ही रहेगा, ग्रेड एक ही रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस उनको मिल रहा था सीजीएम को, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। सर जैसा आपने भी कहा कि ये, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि मान लीजिए रूटीन अफेयर में भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, और आपने बताया कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनके पास सारा डेवलपमेंट उनको इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है, तो मान लीजिए ये ट्रांसफर होना भी था तो क्या उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था यदि उनका बिल्कुल नाम किया, मान लीजिए लिस्ट में भी है? ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कर क्या ही आपको सकते लगता है कि जुडिशरी, मुझे नहीं पता, आपने इतना समय काम किया है, इस तरह के आदेश में लेजिस्लेटिव का या सरकार का कोई दखल या उसका इशारा की आशंका आप देखते हैं? हैं। जिस लिहाज से कोर्ट बिहेव कर रहा है, खास करके हाई कोर्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा गलत मैसेज तो जा रहा है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें और आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट डर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज डर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डर रहा है, तो फिर आपको आपको जो प्रोटेक्शन जो देने वाला है वही तो देने वाला है प्रोटेक्शन आपको। आप कुछ कड़ाई से काम करें, जिसको बोलते हैं आप फर्म हो, और लॉ को एक्सरसाइज करें, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं, तो उसको तो प्रोटेक्ट जो है वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना। और सपोर्ट, जो इसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देखता है, अगर देखता है कि सुप्रीम कोर्ट का आउट डाउन हो रहा है, झुक रहा है सरकार की तरफ, तो फिर ये भी चल रहा है। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्टर जो मैं ये देख रहा हूँ कि अब लोग अपने जजमेंट को, ऑर्डर को मीडिया में आके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले रंजन गोगोई ने किया, अपनी किताब लिख के, लिख का पूरा। हाँ, कि क्यों उन्होंने इस तरह से बिहेव किया जैसे हुआ, जैसे लेडी के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एलिगेशन उनके एक बार में लगा, वो खुद ही बैठ गए डिसाइड करने के लिए अरुण मिश्रा को लेके, और फिर जस्टिस अरुण मिश्रा को डिसाइड करने के लिए दे दिया गया। उन्होंने उसको, लेडी को, जो उसके एलिगेशन को फाउंडलेस बोला, इसमें कोई दम ही नहीं है। लेकिन जैसे जस्टिस गोगोई साहब डेबिट करके ऑफिस सीजीआई नहीं रहे, दूसरे सीजीआई आए, उन्होंने उनको रीइंस्टेट कर दिया। रीइंस्टेट करने का मतलब यही हुआ कि उसकी गलती नहीं थी, और वो जो एलिगेशन वो सीजीआई के वो खिलाफ गलत, लेके आई थी, उसमें कुछ तो कुछ गड़बड़। पुख्तगी जरूर रही होगी। ये है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, जैसे चंद्रचूड़ साहब है, वो अपना जजमेंट क्यों हुआ राम मंदिर का या उसका किसी चीज का, उसको एक्सप्लेन, या उन्होंने बेल क्यों नहीं दिया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। गवाई साहब अपने ऑर्डर को कर रहे हैं,
एक मीडिया में कि जो है आपने क्यों इस तरह का ऑर्डर दिया। सर, आप जो बहुत हुआ गंभीर बात कह रहे हैं और आप चीफ जस्टिस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डर रहा है, और जो दूसरी चिंता ना, आपने डर जाहिर रहा है मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डर रहा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि डर रहा है ऐसा लग रहा है। डर रहा है तो हो ऐसा लग सकता है, रहा है, तो इसको क्या आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ देखकर डर रहा है? ऑब्वियसली डरेगा, और किससे? जी। सरकार से ही डर सकता है, तो किससे डरेगा क्या? तो हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि कोई कुछ कर सकता है, सरकार कुछ ऐसा बड़ा देश काम कर सकता है। अथॉरिटी है, पिछले और 10 साल में देखें तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। डर रहा है, या आपके कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट कुछ मिल जाए, वो भी हो सकता है। देखिए, जो ओथ लेता है एक जज हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके जो एसेंशियल फीचर है वो यही है कि आई शेल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। अमेरिका आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद नहीं कर सकता है, पाकिस्तान आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद नहीं कर सकता है। हम अपने अंदर, हमारे अंदर के जो लोग हैं वो ही बर्बाद कर सकते हैं। उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना, ये हर जज का कर्तव्य है, ड्यूटी है। उसमें आप अगर डर जाते हैं तो फिर कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस टाइम में जो ओथ होता था वो किंग के नाम पे होता था कि आई विल ओ एलिजेंस एंड रिमेन फेथफुल टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड एम्परर ऑफ इंडिया। यस। यही नहीं था, बल्कि ये भी था कि टू हिज सक्सेसर, हेयर्स एंड सक्सेसर। ये हमारा ओथ होता था किसी जज लेकिन का। अब तो पता लेकिन उस टाइम में भी जजेस इतना इंडिपेंडेंट होते थे कि कमाल कमाल का ऑर्डर्स है दिए हुए, जो प्री इंडिपेंडेंस जजेस है उन्होंने। अब बात दूसरी हो गई है, अब तो और भी आपको बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो जज बोल्ड नहीं है, फियरलेस नहीं है, वो जज नहीं बन सकता। जी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि जजेज अपने जजमेंट को आगे आके एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं ऐसा समझूं? मैं कम समझता हूं जुडिशरी को। क्या मैं ये मानूं कि इसका मतलब जो जज साहब है जिन्होंने ये आदेश दिया है, फैसला सुनाया है, वो खुद भी उससे बहुत कन्विंस नहीं है, या उनको लगता है कि उस फैसले को जो लिखा गया है उससे समाज उस तरह से कन्विंस नहीं है, कुछ गुंजाइश बचती है? दोनों बिल्कुल। या तो ये है कि उनको लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इसलिए आ रहा है, या उनको लगता है कि मैंने सोसाइटी के लिए दिया और सोसाइटी उसको समझ नहीं रही, या उससे कन्विंस नहीं है कि हमने सही दिया। अक्सर ये कहा जाता है सर कोर्ट के बारे में कि जो आजकल चर्चा चलती है कि सुप्रीम कोर्ट तक के लिए भी बोला जाता है, हाई कोर्ट्स के लिए भी बोला जाता है कि कोर्ट के फैसले नहीं, कम से कम सुनवाई जो है वो वकील साहब को देखकर होती है। एक बड़े वकील साहब है तो सुनवाई रात को 2 बजे भी हो जाएगी, सुबह भी हो जाएगी, अगली तारीख भी मिल जाएगी। और हमारे एक मित्र ने मुझे कहा, मैं नहीं जानता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है, उन्होंने मतलब आरोप मैं उसको कहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम लोग केवल बड़े वकील को अपना केस पुटअप करने के लिए अपना साइन करवाते हैं ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए। क्या ये बात ठीक है? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत गलत है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो बड़े वकील हैं उनके अपीयरेंस का कोर्ट पर थोड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं कि फैसला उनके फेवर में हो जाएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं है। लेकिन वो फैसला अगर नहीं, खड़े होके, हियरिंग तो कम से कम अगर वो जल्दी हो। खड़े होके उस केस को चाहे कि इस केस की सुनवाई हो जाए, तो वो कंसिडरेशन जरूर उनको मिलता है सीनियर एडवोकेट हिसाब से, जो उनका अपना मर्तबा है उसके मुताबिक। लेकिन फैसला उनके मुताबिक होगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जो है दोनों होने लगा है। केसेस भी उन्हीं के सुने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, फैसला भी उनके फेवर में हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को जो है
ये बड़ा डेंजरस है। हर हाल में समाज का कॉन्फिडेंस जो है वो कोर्ट में होना चाहिए। अगर जिसको हम निष्ठा बोलते हैं वो नहीं है कोर्ट के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल है फिर जुडिशरी को बचाना। ये तो हम डिसिंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, केओस की तरफ बढ़ रहे हैं। जुडिशरी में फेथ होना, मैं तो उसको फेथ बोलता हूँ, बिलीफ नहीं बोलता हूँ, फेथ होना चाहिए। क्या वो कम हो रहा है? ये कम हो रहा है फेथ, आपको ऐसा लगता है? पहले से तो कम है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं। सर ऐसा कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ही बार बार कहता है, आप भी चीफ जस्टिस रहे हैं, कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। ये आमतौर सही पे बात कहा जाता है ना। जी। जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को कहा, लेकिन हम जी। देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बेल नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को बेल मिल जाती है। तो ये कैसे आप डिसाइड करते, क्या पैरामीटर्स आपने बना रखे हैं? देखिए, पैरामीटर्स जो है वो तो मोर और लेस सेट हैं। नॉर्मली बेल मिलना चाहिए, न मिले ये एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ एनेक्ट्समेंट या लेजिस्लेशन ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं जिसके अंदर में बेल को बहुत डिफरेंट बना दिए गए। उसमें थोड़ी सी कमजोरी मुझे लगता है जुडिशरी का है, और वो इसलिए है क्योंकि टाइम ऐसा आ गया, क्योंकि हर जगह वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म इतना हाई हो गया था कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो टेररिज्म को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए कि भाई इसमें बेल नहीं दिया जाएगा। अब जैसे पीएमएलए केस में आपको बेल नहीं दिया जाएगा अगर कोर्ट हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट यू आर गिल्टी। यूएपीए में नहीं दिया जाएगा। तो जो है वो यू अनलॉफुल यूएपीए, एक्टिविटीज प्रिवेंशन, यूएपीए, उसमें बेल नहीं दिया जाएगा अगर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज। लेकिन कानून जो है या संविधान जो है वो ये गारंटी देता है हर आदमी को कि तुम्हारे अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन आएगा, जो भी केस बनेगा, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, और खास करके क्रिमिनल, वो हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। किया जाए। जहां आप देख रहे हैं कि ये जल्दी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि एक आदमी 5 साल से ऊपर है और आप उसका ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ये भी नहीं मालूम कि अगले कितने साल या कितने डिकेड तक ये केस चलेगा। तो क्या आप उसको जेल में रख के ही मार देंगे? बिना ट्रायल के जेल में रखना ठीक मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो ऐसा क्यों होता है? एक एक रीजनेबल पीरियड आप रख सकते हैं। रीजनेबल पीरियड अगर मटेरियल है भी तो साल, 2 साल, 3 साल बहुत है। उसके बाद अगर आप नहीं देंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं? एक तरफ कानून बना हुआ है आपका कि आपको नहीं देना है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोलता है कि आप दीजिए। आप किसको मानेंगे? ये कानून भी तो है जो संविधान के अंदर ही बना है ना। जब संविधान ने गारंटी दिया है कि तुम्हारा ट्रायल जल्दी से जल्दी होगा, सरकार कर नहीं पा रही है, और सरकार को ये हम एडवांटेज दे कि आप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम एक्यूज को नहीं निकालेंगे। उनको जेल में रखेंगे। एक बड़ी अजीब बात है। जब सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार को उसका खामियाजा भुगतना होगा। जी सर। आज 20 साल 25 साल बाद अगर कोई आदमी, आज ही मैंने देखा है कहीं पे कोई आजाद बोल के आदमी, उसको 20 साल बाद वो रिहा हुआ है रिया हुआ, और कोर्ट ने बोला कुछ है ही नहीं इसके अगेंस्ट। तो फिर उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? और उसको कैसे आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं? सजा दे भी दे तो भी रिवर्स कैसे कर रिवर्स सकते तो हम नहीं कर सकते, रिवर्स तो हम नहीं कर सकते, लेकिन शायद टाइम अब आ रहा है कि हम जुडिशियल ऑफिसर्स को ये बोलें कि बेल देने की वजह से जिस तरह से क्रिटिसिज्म होता है या पनिशमेंट दिया जाता है, बेल नहीं देने के लिए भी यही होना चाहिए। जहां एक डिजर्विंग केस है वहां आप क्यों नहीं देंगे? हैं? ठीक है सर,
आम आदमी जो है वो तो इतना डरता है कि वो जज साहब के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकता, कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकता। पुलिस, आप तो सही तुरंत बात, कंटेम्प्ट कर देंगे, आप तो ऑफिसर के वर्दी नहीं पहनने पर कंटेम्प्ट की बात करते हैं। सही बात है। एक आम आदमी का जो है वो भरोसा तो कोर्ट के कंडक्ट पे होगा ना। जी कोर्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है उसको देख रहा है वो। लॉ के नीति ग्रिटी को तो वो नहीं समझता। जी उसको तो इतना ही नजर आ रहा है कि 5 साल से ऊपर हो गया और ये आदमी बेल नहीं दिया जा रहा है इसको, ये क्यों है। तो जिसका जिस तरह से मतलब होता है वो उस तरह से निकालता कि कोर्ट डर रही है, कोई बोले कोर्ट कम्युनल टेंडेंसी में है, वगैरह वगैरह। तो हम ऐसा मौका क्यों दे, क्यों नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोर्ट को चलाएं। जी जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये डिसाइड किया गया कि स्पीडी ट्रायल इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन, तो फिर ये तो उस टाइम में बोल देना चाहिए था कि नहीं, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जितने साल भी है, तुम 25 साल भी रहो, तुम्हारा ट्रायल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुडिशरी बोल सकता था। लेकिन जुडिशरी के कॉन्शियंस ने बोला नहीं, ये गलत होगा। स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उस पे आप अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन को अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो अब क्या करते हैं। और आप ये भी देखिए, कमाल की बात कि कोर्ट बोल रहा है कि सिस्टम के मुताबिक केस ठीक ही चल रहा है। कमाल है, 5 साल आप एक आदमी का ट्रायल खोल ही नहीं पा रहे। उसका ट्रायल पर अगर स्टार्ट होके 5 साल जाता तो बात समझ में आती। समझ में आप आती। खोल ही नहीं पाए। हालांकि और आप उसमें भी बोल रहे हैं step रखना सिस्टम चाहिए। जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है ये ठीक ही है। यही दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, यही सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, त्रिवेदी साहब, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको रिफाइन हो रहा होगा। आपको जितना ताकत दिल में है एज ए जुडिशियल ऑफिसर, हाई कोर्ट आप जाए तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाए तो दिल और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके पावर्स बहुत वास्ट है, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत वास्ट है। आप अपने दिल को इतना छोटा सा करके नहीं चला सकते। इसीलिए जज के ओथ पर बोला भी जाता है, विदाउट फियर और फेवर। मतलब आपको फियरलेस होना है। आप सिर्फ फेवर नहीं कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। आप अगर डर रहे हैं तो भी गलत है। नहीं तो डर रहे हैं मतलब, यदि मैं इसको कहूँ स्पाइन आपकी कमजोर हो रही है। यस, स्पाइन हमारी कमजोर हो रही है। सर एक क्योंकि ये एक अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर बख्शी, क्या बख्शी है ना, जो एक बड़े अच्छे जूरिस्ट हैं, आजकल इंडिया में रहते नहीं, जी जो दिल्ली हाई कोर्ट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, यूनिवर्सिटी के पास, हाँ जी। हैं? उपेंद्र बख्शी है। उपेंद्र बख्शी। हाँ, ओके। आजकल वो मेरे मुझे मैं ख्याल में अपना कई एक यूनिवर्सिटी में वो विजिटिंग प्रोफेसर जी है जी इंग्लैंड के। वो आए थे, तो यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक फंक्शन था, जिसमें जस्टिस ओक ने उनको पूछा, या किसी और जज ने, कि एक जज के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। तब उन्होंने बोला, स्पाई, स्पाई स्पाई, ये बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैंने स्पाइन का शब्द का इस्तेमाल किया। जी, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने एक बड़े केस में बेल दे दी किसी को, बड़े उद्योगपति को। तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको भी दोषी मानूं। मैं, मेरी आदत ऐसे, मैं थोड़ा सा रूड हूं, मैं पढ़ा लिखा कम हूं, आपकी तरह से नहीं हूं। तो मैंने कहा कि क्यों, वो उनसे पूछा कि क्यों ना आपको ये माना जाए, शक किया जाए कि आपने उनको बेल दे दी, एक बड़े उद्योगपति को। तो उन्होंने कहा कि आप जुडिशरी को जानते नहीं, जज का काम कोई नहीं होता। जज तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो फाइल रखता है, उसको डॉक्यूमेंट्स को देखकर फैसला करता है। तो फिर मैंने एक और सवाल किया, वो भी मेरी मूर्खता वाला सवाल था, कि यदि इंक्वायरी ऑफिसर की फाइल पर जज को फैसला करना है, तो फिर इंक्वायरी ऑफिसर को जज क्यों नहीं बना दिया जाए, ये एक स्टेप और क्यों बढ़ाया जाए।
देखिए, बहुत वक्त ऐसा होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक केस में जो है मैंने जमानत दी, बड़ा हंगामा हुआ उसका। सुप्रीम कोर्ट ने बेल को कैंसिल कर दिया। वो आदमी 9 साल बाद जेल से बाहर निकला। हाई कोर्ट ने डिसाइड किया अभी अभी, पटना हाई कोर्ट में, कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता। आप बताइए, इसमें डर किसको है? हाई कोर्ट जज ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने गलती की? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने गलती की, और इसलिए गलती की कि स्पाइन की कमी है। आप डरते हैं क्योंकि आप कुछ इधर में, आप अगर एक काम भी गलत करेंगे ना उसका डर आपको हर केस में सताएगा। केस में दिखाई दे। सर इसलिए ये जरूरी है कि हर जज एक फैसले को फियरलेसली करे, जो भी हो। सर एक मतलब जुडिशरी पे चर्चा करते करते आपकी बात आ गई, तो एक केस में आपका पढ़ रहा था कि सीबीआई को लेकर आपने कोई केस किया था, उसकी ट्रेजेक्टरी में आपको भी कुछ भुगतना पड़ा। ये तो पता नहीं, जब असल में वो केस जो था, जो डिसाइड किया था, वो जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने डिसाइड किया था एज ए सिंगल जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट। मेरे पास वो डिवीजन बेंच में आया। हमारे साथ एक जस्टिस डॉक्टर, एक लेडी थी, नाम बोल रहा हूं मैं, उनका था साथ। तो हमने ये देखा कि ये डिसीजन गलत है, और सीबीआई जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फोर्स नहीं है। इसके पास किसी को अरेस्ट करने का पावर, किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर, कोई चार्जशीट दाखिल करने का पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मूव किया गया, और जैसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता था कि ये रहेगा, स्टे तो होना ही है, तो उसकी हो गया। जब दोबारा ये आया तो गोगोई साहब खुद थे बेंच पर। फिर ये हो गया कि भाई गोगोई साहब ने जो है इस केस पर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन लॉ ये नहीं है, बेंच के सामने जाता है। अगर एक जज डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है तो वो बेंच बदलना होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन लेकिन उसी बेंच ने फिर स्टे को एक्सटेंड कर दिया, और उस तरह से चलता रहा। कई बार लोगों ने उस क्वेश्चन को उठाया भी है। जस्टिस चंद्रशेखर ने अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बोला कि उस केस को क्यों डिसाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज जो भी सीबीआई कर रहा है, अगर सीबीआई वैलिड बॉडी नहीं है तो उनके किए का जो असर है वो क्या होगा? जो लोग उससे सफर करेंगे उसको आप कैसे रिटर्न करेंगे? जी, लेकिन सर अब तो सीबीआई छोड़िए, ईडी और के वो जो केस। मैं बोल रहा था आपको, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी वाला केस, वो यही केस था। इसीलिए उन्होंने बोला कि स्पाइन स्पाइन स्पाइन। उसमें एक कोट है, एक अमेरिकन प्ले राइट का, उसमें उन्होंने ये बोला, व्हेन द पीपल फियर गवर्नमेंट इट इज tyranny, एंड व्हेन गवर्नमेंट फियर्स पीपल इट इज लिबर्टी। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर आज हिंदुस्तान में लोग डर रहे हैं तो ये टिरनी है, और अगर आज लोगों से। लोगों से सरकार डर रही है तो वो लिबर्टी है। सर मैं आपका वो देख रहा था कि आप पटना हाई कोर्ट में 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस रहे। कई बार इस पर चर्चा होती है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी हमारे चीफ जस्टिस बदल रहे हैं, कोई 8 महीने, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, 1 साल। इस पर बड़ी दिक्कत होती है कि जब सीजे बने, चीफ जस्टिस बने, सीजेआई बने, तो उनके लिए एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए कि 3 साल वो काम करें, ताकि उनका काम का कोई मायने निकल कर आ पाए। क्या आपको लगता है कि ऐसी जरूरत है? जो हाल चल रहा है इसमें तो जरूरत है एक टेन्योर का, जैसे दूसरे सर्विसेज के टेन्योर है उसी तरह से करना होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में करना होगा, ये कोई कानून बनाने से तो होगा। लेकिन एक और बात होती है सर, इससे उलट बात, कि अभी हम लोग अपने कुछ जजेस की बात की, अरुण जेटली जी लॉ मिनिस्टर थे, उससे पहले की बात हो रही है, या शायद उस समय की बात है।
उन्होंने कहा कि जजेस के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जजेस के फैसले जो उनकी पोस्टिंग को बताते हैं कि उन्होंने प्री रिटायरमेंट कैसे फैसले किए हैं। बहुत गंभीर बात कही थी उन्होंने। आप इसको ऐसे देखिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अरुण जेटली साहब ने खुद ही किया है। जब जज रिटायर भी नहीं हुआ है, उससे पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट इशू कर दी। आपका जो इतना फेमस एनसीएलटी बना है, इसका तो कोर्ट ही बाद में बना है। इसका जज पहले अपॉइंट हो गया, क्यों हुआ? लेकिन आप ये मानते हैं वो कि पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग जो है वो प्री रिटायरमेंट फैसलों का एक वो है नतीजा? जरूरी नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलता। ये डिपेंड करता है आपको उसको किस तरह से, अब उस जज का बिहेवियर कंडक्ट रहा है। ये बहुत सारे पोस्टिंग्स हैं जो जो जिस जज को मिल सकता है, या तो हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट जज एंड चीफ जस्टिस। उनका अपॉइंटमेंट तो उन्हीं से होना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उनका सारा का अपॉइंटमेंट ऐसे ही होगा। लेकिन जिसका ये लगता है कि इसने सरकार को फेवर किया और इसके बाद में फटाफट इसको कोई बहुत बढ़िया सा एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, आज आप नजर घुमा के देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में किसको भेजा गया, आप देख रहे हैं लोकपाल किसको बनाया गया। तो नहीं इसका तो आप क्या ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड ज्यादा जरूरी है, कुछ होना चाहिए? देखिए, अगर आपकी इंटीग्रिटी है तो कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई मतलब नहीं है। और इंटीग्रिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड देके भी क्या कर लेंगे उस जज का? अगर आप मैं डिसऑनेस्ट हूँ, कूलिंग ऑफ पीरियड से साल भर में मैं ऑनेस्ट थोड़ी बन जाऊंगा। जब मैंने करियर का इतना बड़ा ग्राफ जो है उसमें भी डिसऑनेस्ट रहा, तो ये 6 महीने और साल भर में मैं ऑनेस्ट बन जाऊंगा इसलिए। लेकिन फिर भी कूलिंग ऑफ पीरियड से इतना हो जाता है कि लोगों को ये, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जजेस। तो लोगों का हो सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कूलिंग ऑफ, हो सकता है। मैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं लगता कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है, लेकिन है भी तो वो सिर्फ इसीलिए है कि लोगों का परसेप्शन शायद बदल जाए। ठीक है। पर इसी से जुड़ा एक और सवाल जो आजकल तो पूरे जुडिशरी पर एक डिबेट जो चल रही है कॉलेजियम को लेकर। अब सारी बातें आपने कर ली है, फैसले तो आप ही कर रहे हो, जज भी आप ही बना रहे हो, जज का ट्रांसफर भी आप ही कर रहे हो, तो फिर सरकार को क्यों दोष देना? और ऐसा फैसला तो कोई नहीं होता कि अपने ऊपर भी फैसला आप ही कर। कोलिजियम सिस्टम भी आया है सरकार के कंडक्ट की वजह से। ऐसा तो नहीं, पहले कोलिजियम सिस्टम तो नहीं था, उस टाइम में अपॉइंटमेंट्स होते थे। लेकिन जब ऐसे अपॉइंटमेंट सरकार करने लगी जिसमें वो नहीं होना चाहिए था, देख के लगता है कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक कोलिजियम सिस्टम आया। जब सरकार ने जजेस का ट्रांसफर किया, देखिए ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। जो ये तो कॉलेजियम का क्या जो है? कॉलेजियम का सिस्टम जो आया, वो तो उस टाइम में तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स थे। गवर्नमेंट थी जी। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट को फील हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होना चाहिए। प्राइमेसी ऑफ पावर शैल बी इन द हैंड्स ऑफ द जुडिशरी। उसी बेसिस पर ये कॉलेजियम सिस्टम निकला। नहीं नहीं सर, वो ठीक है, आप महान हैं ये तो हम मानते हैं, लेकिन आप अपने लिए एनजेसी को भी कैंसिल कर देंगे जो पार्लियामेंट ने पास किया बिल, और फिर तो वाइस प्रेसिडेंट सवाल कर रहे हैं कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव। जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी नहीं है, सुप्रीमेसी इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जुडिशरी के फेवर में हो या किसी चीज के अगेंस्ट हो। लेकिन एनजेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, माफ कीजिए।
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मसला था। वो ये है कि उसमें 2 मेंबर्स, और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ऐसा था जिसमें सरकार जो है, जैसे आप आज देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह के अपार्टमेंट में कमीशन वो बन रहा कोलेजियम सिस्टम फेल कर रहा है, यही उस एनजीएससी में जो प्रोविजन दिया गया था वो इसीलिए था। उसमें 2 आप जो है जूरिस्ट अपॉइंटमेंट करेंगे। आप किसको जूरिस्ट बोलेंगे? कपिल सिब्बल को बोलेंगे कि द्विवेदी साहब को बोलेंगे कि दोनों को बोलेंगे? उसके पास में वो किस तरफ से घूमेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं, लेकिन ये बदलाव कुछ किया जा सकता था, कुछ एडवाइस होती सुप्रीम कोर्ट की कि इस पर किया जाए। आपको लगा कि आपके गले में नहीं घंटी बांधी जानी चाहिए, माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। उस टाइम में जो है कोर्ट ने ये दिया गवर्नमेंट को कि आप एक जो है क्या नाम उसको उसको क्या बोलते हैं, जो एक प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ये बनाइए आप। वो बाद में मेरे ख्याल में, अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है, तो अपने जो अटॉर्नी जनरल थे रोहतगी साहब, उन्होंने बाद में इसको डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं, आप बन लीजिए। जुडिशरी ने बनाया नहीं। तो उस हिसाब से आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि जुडिशरी खुद जानती है कि ये कोलेजियम सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें तो डिफिशियंसीज हैं ही। सबसे बड़ा डिफिशियंसी तो ये है कि आप ओपेक सिस्टम है, पूरा ओपेक है। पता ही नहीं लगता क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। एक आदमी जिसको हाई कोर्ट जज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, जिसको नहीं बनना चाहिए वो बन रहा है, जिसको चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जिसको चीफ जस्टिस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें तो जुडिशरी के हाथ में है, और वो बहुत अच्छा हमने मैसेज तो नहीं दिया है। तो कॉलेजियम सिस्टम गड़बड़ तो है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। नहीं, कॉलेजियन सिस्टम पर एक सवाल इसलिए भी होता है, आखिरी सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा हम नहीं करते, कि जो एक जज साहब पर आप फैसला करते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं, कुछ पता नहीं होता, आप ही तय कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है। एक ही जज साहब का आप ट्रांसफर करते हैं, एक जज साहब का ट्रांसफर नहीं करते, आप ही तय करते हैं कि उनका हेट स्पीच है कि नहीं हेट स्पीच। तो और फिर जो आपने अपॉइंटमेंट्स की, ट्रांसफर्स की बात की, तो जब तक जुडिशरी पर भरोसा हमारा नहीं होगा, आम आदमी भले वो सिस्टम को नहीं जानता, लेकिन वो उस नीयत पर यदि शक कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी उसको तस्वीर को साफ करें। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं है। द डे जुडिशरी loses trust and confidence of the people, that day we will have to write obituary of judiciary. एक आखिरी सवाल और कर लेता हूं मैं आपसे कि आप अभी जो सोसाइटी में एक चर्चा चल रही है माइनॉरिटी को लेकर, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो लगातार कम होता जा रहा है, जुडिशरी में भी रिप्रेजेंटेशन कम है, बहुत कम है। मेरे ख्याल से आप भी उन चुनिंदा गिने चुने जजेज में से होंगे जो माइनॉरिटी से चीफ जस्टिस तक बने हो। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल इस पे खड़े किए। ये सवाल वाजिब है क्या? सवाल एक लंबा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल में आप सोच, मुझे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर आपको एक सेपरेट शो करना चाहिए। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी जुडिशरी में समझ कम है, तो कुछ सवाल ऐसा हुआ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जारी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।